नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रचार में सभी सियासी पार्टियों ने ताकत झोंक दी। वहीं पश्चिम में निकाय की जंग में भाजपा और बसपा ने लड़ाई तेज कर दी। मायावती ने जहां इमरान मसूद को मेरठ में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं सीएम योगी पश्चिम में भाजपा प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच सपा की हलचल कुछ कम देखने को मिल रही है। वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पीएफआई की एंट्री से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। यूपी में एटीएस ने आज पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद समेत अलग अलग जगहों पर छापा मारा। लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, बहराइच में छापेमारी की गई। इस दौरान पीएफआई से जुड़े लोगों को एटीएस के पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि आशंका इस बात की है कि पश्चिम में निकाय चुनाव में पीएफआई कोई गड़बड़ी फैला सकती है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि निकाय चुनाव की लड़ाई में पीएफआई कहां से आई। पश्चिम में तेज हुई निकाय की लड़ाई। मेरठ में बसपा ने सपा भाजपा की टेंशन बढ़ाई। मायावती का संदेश, मसूद बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल। अखिलेश जी बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। देखिए, जो आदमी अपने वर्ड्स का पाबंद ना हो, उसे क्या कहेंगे आप। दूसरे चरण में बसपा भाजपा का प्रचार तेज। मैदान में कब उतरेंगे अखिलेश? लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। निकाय चुनाव में कहां से आई पीएफआई? प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजेंट्स की तलाश में एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों ने एटीएस ने कल देर शाम से छापेमारी की शुरुआत की, जो अभी तक जारी है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे चरण के चुनाव की भी, पीएफआई की। वहीं पश्चिम में निकाय की लड़ाई की अगर हम बात करें तो बसपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार में इमरान मसूद कूद पड़े हैं। मेरठ में प्रचार की इमरान को मायावती ने जिम्मेदारी सौंपी है और इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के बसपा प्रभारी हैं। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार भी चल रहा है। आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में सीएम की जनसभा हुई। 5 मई को गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ में सीएम ने सभा की थी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के बीच कर्नाटक पहुंचे अखिलेश यादव और आज अखिलेश के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं अब बात करते हैं कि इस निकाय चुनाव की लड़ाई के बीच पीएफआई की जो एंट्री हुई। निकाय चुनाव में पीएफआई पर गड़बड़ी फैलाने का शक है। पश्चिमी यूपी में गड़बड़ी फैलाने की आशंका है। यूपी में पीएफआई को लेकर एटीएस की छापेमारी हुई। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी में छापे पड़े। आजमगढ़, बहराइच में भी एटीएस की छापेमारी हुई। बहराइच से नजम कमर से हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और पीएफआई के संदिग्ध अब्दुल खालिक से भी पूछताछ चल रही है। लखनऊ के विकास नगर इलाके में भी कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। तो चलिए अब सीधे अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ जुड़ गए हैं, सनुज है मेरठ से और अनूप मिश्रा हमारे साथ बरेली से हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो दूसरे चरण वाले जिले हैं, यहां पर छापेमारी की गई, पीएफआई का क्या लिंक नजर आ रहा है निकाय चुनाव से? किस तरीके की इनपुट थी, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? आधार पे की है कि कहीं ना कहीं कोई संवेदनशील गतिविधियां उसको नजर आईं और कुछ सोर्सेज से जानकारियां मिली। उसके बाद सीधे कल देर शाम से एक्शन शुरू हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच, आजमगढ़ से एक्शन शुरू हुआ, वाराणसी गया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, तमाम जनपदों में वहाँ कार्रवाई। उसके बाद लखनऊ में कार्रवाई हुई और लखनऊ से यहाँ पर एक ट्रेडर को उठाया गया। उसके बाद आज सुबह रिहाई मंच के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद शुएब, उनको एटीएस ले गई। हम मोहम्मद शुएब के घर पे मौजूद हैं, उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मलका भी। ये बताइए कि शुएब साहब को ले गई है एटीएस, किस आरोप में ले गई है, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बस कहना चलिए, शादी वर्दी में थे 7 लोग और 3 लोग पुलिस की वर्दी में थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम टॉयलेट हुए हैं, अभी तो हम उठे हैं बिस्तर से, तो टॉयलेट गए, तब भी वो लोग कर रहे जल्दी करिए। हमने कहा भैया वो बीमार हैं, टॉयलेट से निकलेंगे। क्या उम्र है? 75 साल। हाँ।
चलिए जल्दी, इनका मैं ब्रश करे बगैर नहीं जाऊँगा। उन्होंने ब्रश किया, कपड़े बदले, और जो दवा उनकी ज़बान के नीचे रखते हैं सब, वो हमने उनकी ज़बान वाली दवा रखी, और एक दवा और थायराइड की खाई चुके थे नहर मुँह, फिर एक दवा और उनको खाना रहती नहर मुँह, वो भी उनकी जेब में डाल दी, बस वो लेके चले गए। कहाँ ले गए, क्या ले गए, किस? भी नहीं बताया, और मोबाइल छोड़ गए थे। सकता है ले गए। तो क्या आपको लगता है कि पीएफआई से कनेक्शन है इनका शोएब? कोई भी नहीं, कोई कनेक्शन। इसके पहले कभी एटीएस आई? एटीएस तो कभी नहीं आई, वही जब सीए का मामला था तो वो ले गए थे एक महीना। उसमें तो रिहाई मंच ने आंदोलन किया था, उसमें तो वो खैर वो सब ख़त्म हो गया, उसके मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये तो कुछ पता ही नहीं चला किस लिए ले गए हैं, क्या है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। और भी किसी को ले गए यहाँ से किसी को नहीं, आसपास के इलाके से? नहीं हमें पता नहीं किसी को। बीमार, सबसे बड़ी चीज़ है वो बीमार हैं, और या तो हम लोग को बता देते कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है, कम से कम उनकी दवा तो हम पहुँचा देते। कितनी देर रुके थे यहाँ एटीएस? अरे वो लोग इतनी देर में टॉयलेट गए हैं, ब्रश किया, कपड़े बदले, करीब उसकी वो वीडियो है, कैमरा लगा है, उसमें हम लोगों ने निकाली है, करीब आधे घंटे से ज़्यादा। आधे घंटे रहे? हाँ, बाहर बातचीत की, पूछताछ की? नहीं, बाहर खड़े रहे। इन्होंने कहा भी कि हम कुर्सी डाल दें, आप लोग, मैंने कहा नहीं हम लोग खड़े हैं। ये नहीं बताया कि क्यों आए? ना, ये कुछ नहीं बताया, कोई बात। बस कहा कि आपको अमीनाबाद थाने ले चल रहे हैं, वहाँ चलिए, तो आपको आधे घंटे में हम यहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा। कोई ख़ास बात नहीं, बस। कितनी देर हो गई उनको गए हुए? अरे वो गए करीब 7:45 बजे यहाँ से, और हम लोग ने अमीनाबाद थाने में भी रिपोर्ट करी है, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ? नहीं पता। अमीनाबाद पुलिस क्या कहे? वो कुछ भी नहीं, मैंने कहा कि एप्लीकेशन ले ली, उसके बाद कहा कि रिसीविंग कहा दे दें, तो कहने लगे नहीं हम रिसीविंग नहीं देंगे, अभी मीटिंग चल रही है। ये कहे कि ये लोग चले आए, जो 2 वकील गए थे। हाँ, तो अभी आप क्या करेंगे उनको ढूंढने के लिए, या एटीएस का कोई नंबर? तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या बताएं कि कहाँ गए, कहाँ ले गए वो लोग। पिछले कुछ दिनों से कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी तो नहीं थी उनकी? कुछ भी नहीं, वो तो घर ही में, इधर कई महीने से तो बीमार, इधर 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा बीमार है। इरफान कदीर का इलाज किया, फिर उसके बाद सबने, संदीप पांडे को जानते होंगे, संदीप पांडे, उनका नहीं, हम इलाज चल रहा था घर? हाँ, इलाज किया में। फोन वोन पे या कंप्यूटर लैपटॉप कुछ? नहीं, कुछ नहीं। वकील भी हैं वो, तो उन्होंने कोई अपना बताया, कोई वकील आपके पास है इस समय मदद के लिए? हमारे पास तो बहुत सारे वकील हैं, यही सब कर रहे हैं मदद। ये भी सलोमन है वहाँ, उनके जूनियर, वो भी सब कर रहे हैं काम, उससे तो हमें इत्मीनान है कि वो लोग कितना। वकील क्या कह रहे हैं? आपके कोई वकील है यहाँ पे, बुला सकते हैं? मनु, वकील साहब भी हैं यहाँ पे? हाँ, क्यों उनको ले गए हैं, आइए जरा। हरिओम। हाँ, वकील हैं मैडम, आप कौन, आप हैं उनके साथ? अच्छा, कोई बताएगा कि क्यों ले गए हैं, कैसे ले गए हैं, कुछ कोई जानकारी? नो इन्फॉर्मेशन आया है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एटीएस के लोग आए थे सुबह 8 बजे के आसपास, और उन्होंने यहाँ आधे घंटे तक इसी दरवाजे पर के बाहर वो खड़े रहे, और यहीं पर मोहम्मद शोएब बैठे हुए थे। यहाँ से दरवाजे से बाहर वो लोग खड़े रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे, और शोएब ने कहा भी उनसे कि आप लोग कुर्सी लेके बैठ जाइए, लेकिन आधे घंटे बाद उनको यहाँ से लेकर चले गए। और ये लिखा हुआ है रिहाई मंच, शोएब का फ्लैट है, ये अमीनाबाद के पौष इलाके में है, एक तरह से मेडिसिन मार्केट, जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होती है, पूरे प्रदेश भर की दवाएँ यहीं से सप्लाई होती हैं। आप कुछ बताएंगे कि शोएब को क्यों ले गए, कैसे? इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति थे शोएब साहब, एडवोकेट शोएब साहब। पीएफआई से कनेक्शन की बात आ रही है, और पीएफआई पर बैन लग चुका है। जैसे कि उनको आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीएफआई से कनेक्टेड थे, लेकिन ऐसी कोई गतिविधि, क्योंकि 3 महीने से ऑलरेडी वो बीमार चल रहे थे यहाँ पे। उनकी मेडिसिन चल रही थी, वो खैर इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने बेड से उठ सकें प्रॉपर वे में। चल नहीं पा रहे थे क्या? चल नहीं पा रहे, इसीलिए। बिल्कुल विवेक, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। अब मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज हमारे साथ बने। सनुज, मेरठ में किस तरीके से छापेमारी हुई, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? हाँ, देखिए, मेरठ में भी एटीएस ने छापेमारी की है, और पीएफआई पर के साथ जुड़े होने का कुछ लोगों पर शक रहा। उसमें से एक अब्दुल खालिक नाम के शख्स को जो है वो एटीएस अपने साथ ले गई है, और अब्दुल खालिक के लिए कहा जाता है कि वो काफ़ी समय से संगठन से जुड़ा हुआ था, कुछ इस तरह की गतिविधियां मिल रही थी।
तो जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है वही आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पीएफआई कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा था। अभी कुछ महीनों पहले भी यहाँ से पीएफआई के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे और उसी के बाद से लगातार इनपुट मिल रहा था। एटीएस बता रहे हैं कि कई दिन से यहाँ पर डेरा डाले हुई थी और ये पता लगा जो अब्दुल खालिक है वो अब्दुल खालिक आज अपने भाई से मिलने के लिए यहाँ शाहजहाँ कॉलोनी में आया था और अब्दुल खालिक को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। कई और लोग भी उसके साथ हैं। क्या उन लोगों को भी एटीएस साथ ले गई है या पूछताछ के बाद छोड़ दिया है, इस बारे में पुलिस के अधिकारी जानकारी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तस्वीर ये जरूर साफ हो रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, मेरठ की बात हो, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन तमाम जिले जो हैं वो एटीएस के रडार पर है और आज उसी रडार के तहत जिस तरीके से पूरी घेराबंदी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की कर रखी है, ऐसे में जो अब्दुल खालिक है उसका पकड़ा जाना, उससे कुछ बड़े इनपुट जरूर कहीं ना कहीं एटीएस को हत्थे चढ़े हैं। अब उनके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो। चूंकि देखिए निकाय चुनाव नजदीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाय चुनाव में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह बिल्कुल गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। सनोज, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है, इमरान मसूद भी खूब वहां पर एक्टिव हो गए हैं, सियासी तौर पर क्या चल रहा है इस पीएफआई एंगल के साथ ही साथ? शाम में उनकी कई कार्यक्रम रखे गए हैं और कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए और बीजेपी को टेंशन देने के लिए आ रहे हैं। चूंकि उनको मायावती ने जिम्मेदारी दी है कि मेरठ जाइए और बीएसपी के प्रत्याशी जो है हशमत मलिक को वहां पर चुनाव जिताइए, बड़ी जिम्मेदारी है। जो और दूसरी तस्वीर ये भी है कि देखिए सहारनपुर में जिस तरीके से इमरान मसूद की जो भाभी हैं खदीजा मसूद, उनको वहां पर नगर निगम में महापौर प्रत्याशी बनाया, पूरी जोर आजमाइश हुई। अखिलेश यादव ने जाकर रोड शो करा तो उसी की एवज में सामने इमरान मसूद ने भी अपनी ताकत दिखाई। तो मुझे लगता है कि जो सहारनपुर की लड़ाई थी वो अब मेरठ आ गई है। कल अखिलेश यादव भी मेरठ आ रहे हैं, आज इमरान मसूद की मेरठ में एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी की भी टेंशन बढ़ी हुई है और बीजेपी की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार बीएसपी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है और इमरान मसूद बिल्कुल, यानी कि टेंशन यहाँ पर बढ़ रही है सियासी तौर पर भी और जो पीएफआई को लेकर बातें सामने आ रही है उससे भी टेंशन बढ़ रही है। बरेली से अनूप बने हुए। अनूप, ये बताइए कि मुख्यमंत्री की वहां पर रैली भी किस तरीके का वहां पर सियासी माहौल बना हुआ है, क्या समीकरण दिख रहे हैं? देखिए, अगर बरेली की बात की जाए तो बेसब्री से लोगों को इंतजार है और लगातार लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि किस तरीके से तस्वीरों में यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में अभी जो वर्तमान है वो भी भाजपा के मेयर है और अब उम्मीद जताई जा रही है एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से बरेली में भाजपा का मेयर बने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम है। तो दूसरी ओर जो अगर कांटे की टक्कर बताई जा रही है तो समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी जो निर्दलीय है डॉक्टर IS तोमर, उनसे मुकाबला सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। तो कुल मिला के नाथनगरी बरेली में जब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो 5 साल में जो काम हुए हैं, जो उपलब्धियां हैं योगी सरकार की, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, चौड़ी सड़कें हुई हैं, सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। तो तमाम ऐसे काम है, बिल्कुल तमाम काम है जो मुख्यमंत्री बताएंगे और बने रहिए हमारे साथ। विवेक, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से आज एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, कुछ लोगों को अपने साथ भी ले गई है, क्या कोई इस छापेमारी का पीएफआई का निकाय चुनाव से भी कनेक्शन सामने आ रहा है? किसी गड़बड़ी को लेकर, किसी साजिश को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? देखिए अवधेश, अभी तक एटीएस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। किसी ने भी अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं, हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है, चाहे वो आजमगढ़ के हों, बहराइच के हों, वाराणसी के हों, लखनऊ के हों, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र से भी एक जो संविदा कर्मी है, सफाई कर्मी, उसको भी उठाया गया है कुछ देर पहले। तो इतने लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक किसी भी तरह का कोई एक वर्जन सामने नहीं आया है एटीएस का कि आखिर किन लोगों को उठाया गया और क्यों उठाया गया है। जो नाम हमें पता चलते जा रहे हैं हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनावों में कुछ गड़बड़ी फैलाने की आशंका थी और पीएफआई बड़े पैमाने पर इसकी साजिश रच रहा था और जितने भी लोग उठाए गए हैं उनसे इसी बाबत पूछताछ की जानी है। लेकिन ये सब सोर्सेस के हवाले से है, ये सब सूत्रों के हवाले से है। ऑफिशियली कोई या अनऑफिशियली कोई भी एटीएस का आदमी, एजेंसी का अधिकारी, कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। उधेड़-बुन चल रही है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लखनऊ में मैं रिहाई मंच के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद शोएब,
उनके घर पे हों, उनको भी एटीएस आज सुबह ले गई है। इससे पहले जो बीकेटी है, बीकेटी के अचरामऊ गांव से कई लोगों को ले गई है, विकासनगर से ले गई है। और यहाँ पर जो एटीएस की टीम आई थी जब आज सुबह 8 बजे के आसपास, तब सीसीटीवी फुटेज यहाँ लगे हुए हैं, चूँकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो फुटेज भी यहाँ पर पूरी इनके पास सुरक्षित है। रिहाई मंच के जो शुएब को ले जाते हुए और एटीएस के लोगों को लाते हुए, यहाँ पर आते हुए, कमरे के अंदर एंट्री करते हुए, सारी सीसीटीवी फुटेज इनके पास मौजूद है। और अभी तक जो बात कही जा रही है निकाय चुनाव की, कि निकाय चुनाव को लेकर ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से है कि निकाय चुनाव में तनाव, गड़बड़ी या कुछ ऐसी बातें हो सकती थी, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं, चाहे वो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार हो या एटीएस के प्रमुख नवीन अरोड़ा हो, कोई भी इस बारे में कोई अभी नहीं बोल रहा है। सारी बातें, चूंकि पूछताछ में बहुत सारी बातें सामने आएंगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, लिखापढ़ी की कार्रवाई होगी, तब एटीएस का कोई ऑफिशियल वर्जन सामने आ सकता है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन ताबड़तोड़ छापेमारी ये तो जरूर इशारा कर रही है कि कुछ न कुछ जरूर ऐसा था जिसकी भनक थी एटीएस को और उस पर कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनोज, अनूप, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है दूसरे चरण का जो पारा हाई है, लेकिन पीएफआई की जो एंट्री हुई है इससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर मार्ग प्रदेश पे ला लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।